नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हमसे फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम की अगर हम सब बात करें तो सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम होता है वह पूरे भारत में होता है। यह किसी एक राज्य का एग्जाम नहीं है, इसका आयोजन पूरे भारत में किया जाता है। अगर इसका आयोजन पूरे भारत में हो रहा है तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसी बुक से पूछे जाएंगे जो पूरे भारत में चलती हो। ऐसी बुक से नहीं पूछे जाएंगे जो सिर्फ एक राज्य में चलती हो, फिर अगले राज्य वाला वह बुक नहीं पढ़ता तो फिर समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए क्वेश्चन इसमें सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आज की क्लास दोस्तों आपकी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वह है, जिसमें आपका 8वां चैप्टर है शरीर में गति के बारे में हम सब जानेंगे। यह क्लास आपके पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर 2 में साइंस के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पर जितने भी सीटेट में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सब सब्जेक्ट की क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। एनसीईआरटी की क्लासें और थ्योरी क्लासें अलग से उपलब्ध कराई जा रही हैं, नए क्वेश्चन अलग से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डेली सॉल्व कराया जा रहा है। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्लास की शुरुआत होती है। टॉपिक है आपका शरीर में गति के बारे में हम सब जानेंगे। हमारी जो शरीर होती है दोस्तों उसमें किस प्रकार से गति होता है इसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार करते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे, श्वास तो लेते होंगे। अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती है। कहें अगर आप शांत होकर एकदम बैठ जाएंगे तब भी आपका शरीर गति करता रहता है। आप सांस ले रहे हैं, आपके नसें चल रही हैं, ब्लड बह रहा है, मतलब गति कहीं न कहीं से हर समय होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर में कौन सा भाग गति करता है। जैसे अभी हम लिख रहे हैं दोस्तों, अगर हम बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं या फिर आप कुछ कलम से लिखते हैं तो उसमें आपका हाथ गति करता है ना, उसमें बिना गति किए तो आप लिख नहीं सकते। इसमें यही चीज बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक चीज और आपको बता देते हैं, हम सब सबसे पहले चैप्टर 8 को शरीर में गति के बारे में समझेंगे, फिर इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को भी कवर करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। करें तब क्या आपका कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उड़कर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यह सभी प्रक्रिया दोस्तों किस प्रक्रिया से होकर गुजरती है? गति करना। हमारा शरीर गति करके तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सब जाते हैं। आगे कह रहे हैं, आइए अपने मित्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से चर्चा करके साइड 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि अभी आगे इसके हम चर्चा करते हैं। बूझो है दोस्तों, बूझो पौधे की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आदमी तो शरीर का गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जा रहा है, क्या पौधे भी ऐसा करते हैं? वो तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे, लेकिन उनका जो टहनियां होती है, तना होता है, वह तो गति करता है। वही यह सोच रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को कहने के लिए कहा गया था कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। यहाँ पे जंतु होगा गाय। गाय कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है दोस्तों? यह पैर के द्वारा चलता है। जंतु कैसे गमन करता है? तो यह चलती है दोस्तों। मनुष्य कैसा किस अंग से जाता है? आप कहेंगे पैर। कैसे चलता है? चल के जाता है। सांप दोस्तों यह संपूर्ण शरीर से, सिर्फ पैर का नहीं, सांप जो है रेंगता है, यह पूरे शरीर को साथ अपनी गति करता है।
कैसे रेंग कर जाता है। इसके बाद पक्षी आपको बताएंगे उड़ कर जाती है, कैसे गमन करती है। कीट को बताना है मछली तैर कर जाती है। तो आपको इस प्रकार से इन सब के बारे में सोचना है। आइए हम सब अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। कह रहे हैं जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उछलना, छलांग मारना, रेंगना, यूं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। जंतुओं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगते हैं, मछली तैरती है। कह रहे हैं सभी लोग तो गति कर रहे हैं, लेकिन कुछ जंतु तैर कर रहे हैं, कुछ लोग कूद कर रहे हैं, कुछ लोग उड़ के कर रहे हैं। ऐसा क्यों, विविधता क्यों पाया जाता है? गति तो सभी कर रहे हैं, सभी एक जैसे क्यों नहीं करते हैं? मानव शरीर में एवं इसकी गतियां। अब हम समझते हैं मानव, अब आपने समझ लिया होगा गति का मतलब क्या होता है। अब हम सब मानव के शरीर की बात करते हैं। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपके विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने, देखिए जब आप कोई व्यायाम करते हैं, विद्यालय में आपका व्यायाम कराया जाता है, तो आपका शरीर किस प्रकार से गति करता है उसको बताना है आपको। योग है, योग क्या है? हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपने हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? देखिए करें काल्पनिक गेंद, आप समझिए गेंद है आपके हाथ में, आप नचा के फेंकने का प्रयास करिए। क्या इस अपने कंधे को वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? कैसा घुमाएंगे दोस्तों? ये वृत्ताकार ही तो घुमाएंगे ना, गोला बना के आप गेंद को फेंकने का प्रयास करेंगे। क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इस प्रकार पैरों के घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों का सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अभी तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है गति के बारे में। अभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बाद शुरू होंगे, एक एक टॉपिक को समझ लेंगे। हम सब हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ को जब मोड़ते हैं तो उसमें कौन सा भाग का मुड़ता है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लेकिन आप अगर बेसिक चीज जाने रहेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। इन परीक्षणों की सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं? किस कारण से दोस्तों हम अपने जो शरीर के अंग होते हैं एक दिशा से दूसरी दिशा में कैसे घुमा लेते हैं? कुछ तो होगा, समझते हैं। जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे हमारा सर है, तो सर कहे पीछे घुमा लीजिए, पीछे नहीं घुमाएंगे। आप कहेंगे हम आगे बगल देख सकते हैं लेकिन पीछे नहीं देख सकते हैं। जैसे पैर है, पैर आप कहीं उल्टा मोड़ दिए तो उल्टा मोड़ नहीं पाएंगे। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? अब आप समझिए कि अगर हम अपने शरीर के सभी भागों को नहीं घुमा सकते, क्यों? अब क्यों नहीं घुमा सकते इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। कैसे मिलेगा बताते हैं। अभी एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाए गए स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। आप इसे मोड़ पाते हैं? किस प्रकार से? देखिए यहाँ पे एक चित्र में बताया गया है। आप अगर इस प्रकार से आप बांध देंगे अपने हाथ को, क्या तब भी आप मोड़ सकते हैं? कहेंगे नहीं, अब हमारा हाथ नीचे नहीं मुड़ेगा, ना कि ऊपर मुड़ेगा, अब हमारा हाथ स्ट्रेट रहेगा। इसमें शरीर अभी तो एक रूपरेखा तैयार हो रहा है दोस्तों। अभी नहीं समझिए कि इसमें तो हमारा एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बताते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बाद आते हैं। इसमें शरीर का भाग एक गर्दन है, कैसे घूमता है उसको बताना है। अंशतः घूमता है, झुकता है, उठता है, बिल्कुल भी गति नहीं करता। आपको इस सभी के बारे में बताना है। कलाई, अंगुलियां, घुटने, एड़ी, अंगुली, पीठ, सिर,
कोहनी, इन सब के बारे में सोचिए और इसको पूर्ण करिए, जो बच्चों को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है, लेकिन आपको हम बताते हैं भी। क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान पर मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हों। देखिए दोस्तों, हम किसी चीज को, अपने हाथ पैर को कहां से घुमा सकते हैं? जहां से जुड़ा होता है। क्या ऐसा है जहां से नहीं जुड़ा होता है उसे हम घुमा सकते हैं? नहीं, बिना जोड़ के हम कोई चीज नहीं घुमा सकते। अब जहां पे जोड़ होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? गर्दन का जोड़ का अलग नाम, हाथ का जोड़, पैर का जोड़ का क्या क्या नाम है, इसको हम समझते हैं आगे। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इस नाम को आप जरूर नोट करिएगा कि यहाँ पे जो दो चीजें आपस में जुड़ रही हो, आप मनुष्य के शरीर में जहां पे दो चीजें आपस में जुड़ रही हो उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या होता? अगर हमारे पूरे शरीर में कोई संधि नहीं होती, कोई जोड़ ही नहीं होता, फिर क्या होता? आप कहते हैं कि कोई चीज घूम नहीं पाता, हाथ हमारा सीधा रहता, पैर हमारा सीधा रहता, गर्दन हमारा सीधी दिखती, यह सब हो सकता था। वास्तव में इन संधियों को कौन सा वस्तु परस्पर बांधती है? अपने अंगुलियों द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुलियों, बादाम अंगुलियों को दबाइए। किससे करें? अपने अंगुलियों के द्वारा आप इस चीज को दबाने का प्रयास करिए। आगे कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? अगर आप दबाने का प्रयास करेंगे देखेंगे आपकी अंगुली सही से नहीं दबेगी। आपको ऐसा फील होगा कि कोई कटोरी नुमा चीज है, कोई बहुत हड्डी नुमा चीज है जो कि हम नहीं दबा पा रहे हैं। ऐसा क्यों, बताते हैं भी आपको। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्सों के लेकर कलाई तक एक लंबी अस्थि नहीं होती है, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी से जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। करें कि हमारे जो हाथ है जब किसी स्थान में मुड़ता है जहां पे अस्थियां जुड़ी होती हैं, जहां पे नहीं जुड़ी होती हैं वहां पे हम उस चीज को नहीं हिला सकते हैं। विभिन्न गतिविधियों या विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए हम इसको उस बारे में जाने। आपने संधियों के बारे में समझ लिया होगा। संधियां कहते किसे हैं? संधियां कहते हैं जहां पे दो चीजें आपस में जुड़ रही हो, दो हड्डियां आपस में जुड़ रही हो, जहां से कोई चीज मुड़ रहा है, घूम रहा है, वहां पे संधि होती है, तभी वह चीज घूमता है। अब संधि किस जगह पे, किस संधि को किस नाम से जानते हैं उसको बताते हैं आपको हम। क्वेश्चन इन सबसे पूछे जाते हैं। कुंदक खल्लिका संधि। अब कुंदक खल्लिका संधि कहाँ पे होती है? कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। किसको दोस्तों? कागज की एक पट्टी को। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुराने गेंद में एक छेद करके किसी निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज को, बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन किसकी बात करें? कुंदक खल्लिका संधि की बात करें। कहाँ पे होती है कुंदक खल्लिका संधि? 8.2 में कह रहे हैं ना, 8.2 में। इस प्रकार से यह कटोरी हो गया, यह गेंद हो गया, यह कागज का बेलन हो गया। जब हम इस कागज के बेलन में यह गेंद लगा के इस कटोरी में घुमाते हैं तो कैसा घूमता है? कुंदक खल्लिका संधि बनाना है। कुंदक खल्लिका संधि जो होती है इसी प्रकार से कुंदक खल्लिका संधि होती है। अब आप खुद से सोचिए कि ऐसी प्रकार की संधि हमारे शरीर में कहाँ पे पाई जाती है, जहां पे इस प्रकार से लगे होते हैं जिससे हम घुमाते हैं। को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा पूरी अस्थि के कटोरी रूप गुहिका
में धंसा होता है। किस में धंसा होता है दोस्तों? यह एक गुहिका में धंसा होता है। चित्र 8.3 में इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों को उपयुक्त प्रकार की संधि का कुंदक खलिका संधि कहाँ पे होता है दोस्तों? कुंदक खलिका संधि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो आपका हाथ होता है, आपका हाथ जो लास्ट में होता है, जहाँ पे जुड़ा होता है कि शरीर से जुड़ा होता है, आप अपने हाथ के चारों तरफ घुमा सकते हैं, वह किस जोड़ से होता है? वह कुंदक खलिका संधि से ही जुड़ा होता है। ये चीज आप जानते रहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी सब टॉपिक से पूछा जाता है। कुंदक खलिका संधि कहाँ पे जुड़ा होता है? पैर में, हाथ में, गर्दन में, या फिर कहीं भी दे देगा, तो आप जानते रहिए कुंदक खलिका संधि आपकी गर्दन के नीचे जो बांह होता है, बांह के पास यह जुड़ा होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। तब कुंदक खलिका संधि जुड़ता कैसे, यह चीज आप समझ गए होंगे। यह जांग की अस्थि है, त्रिड़ी अस्थि है। आगे बढ़ते हैं। आपने कुंदक खलिका संधि के बारे में समझ लिया, यह पाई कहाँ जाती है शरीर में। आप इसको कमेंट करके बताइए कि कहाँ कहाँ पे आपके कुंदक खलिका संधि पाई जाती है। जो कंधे हो गया, कूल्हे में पाई जाती है, और भी कहाँ पाई जाती है उसको आप कमेंट करिए। आगे बढ़ते अगले पॉइंट पे। कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। अब हम समझते हैं धुराग्र संधि। हमने कुंदक खलिका संधि समझ लिया, अब हम सब धुराग्र संधि के बारे में समझते हैं। यह होती कहाँ पे है? धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर का जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहती है। जो हमारा गर्दन होता है, अब हमारा जो सिर होता है, इसको जोड़ने वाली जो संधि होती है, इसे हम धुराग्र संधि के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है उसको बताना है। जिसे हमारा जो धुराग्र संधि है और जो कुंदक खलिका संधि है, वह कैसे से भिन्न है, हम इसको देखिए। जैसे जो कुंदक खलिका संधि था, यह एक कटोरी नुमा में रहता था, उसमें घूमता था। लेकिन आपका जो धुराग्र संधि है, यह गर्दन को जोड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई कटोरी नहीं लगा हुआ है, यह चारों तरफ घूम जाए। यह इसे हम धुराग्र संधि के नाम से जानते हैं, जो सिर और गर्दन को जोड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका धुराग्र संधि है। इस चित्र में देखेंगे, यहाँ पे आपका धुराग्र संधि होती है। प्रकार भिन्न है, जिसमें कुंदक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। कहाँ पे घूमती है दोस्तों? धुराग्र संधि में जो घूमती है, बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। किस में घूमती है? बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अब हम सब समझते हैं हिंज संधि क्या होता है। घर के किसी दरवाजे के बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। अब हिंज की बात करें, हमने धुराग्र समझ लिया, कुंदक खलिका समझ लिया। अब हिंज संधि जो होती है, हिंज संधि क्या होती है? एक उदाहरण दिया गया है। आप कह रहे हैं घर के दरवाजे को बार बार खोलिए। आप देखिए, घर का दरवाजा बार बार खोलते हैं, बंद कीजिए। इसके कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए। जो कब्जा होता है, ऐसे कब्जा होता है ना, कब्जा ऐसे बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा। ये दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देता है। कौन देता है? जो कब्जा होता है। अब हिंज जो संधि है, इसी से संबंधित है। आपको हम बताते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाएं, जैसा चित्र 8 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते को एक और टुकड़े लेकर इसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार की गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कुंदक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? ध्रुव जो हमने पढ़ा कुंदक खलिका संधि, उससे यह जो है हिंज संधि है, यह कैसे भिन्न है उसको बताना है। कोहनी में इस प्रकार की गति देखी थी। कोहनी में जो आपने देखा था वह कैसी थी, इससे अंतर कहना है। यह आपकी कौन सी गति है?
हाँ, हिंज संधि द्वारा गति की दिशा है दोस्तों। जो हमने हिंज संधि पढ़ा था उसमें जो जैसे गति करते हैं, हिंज शब्द क्या उदाहरण है? क्या ऐसे आपके शरीर में कोई जोड़ है जो इस प्रकार से कार्य करता है? तो आइए बताते हैं हम आपको। देखिए, ये आपका घुटना है। क्या है? घुटना है। आप घुटने को जिस तरह गेट बंद होता है उसी तरीके से घुटने को कर सकते हैं। घुटने को मोड़ेंगे फिर फैलाएंगे, मोड़ेंगे फिर फैलाएंगे, मोड़ेंगे फिर फैलाएंगे। वो वहां पे कौन सी संधि होती है? वहां पे दोस्तों हिंज संधि पाई जाती है। जो कुछ हमने बनाया वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? आप बताइए ऐसे संधि और कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे घुटने में पाए जाते हैं, क्या वैसे आपके हाथ में पाए जाते हैं? जो आपकी कुहनी होती है वैसे वहां में भी पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? कहाँ पे पाए जाते हैं आप इसको कमेंट करके बताइए। आप यहाँ पे हिंज संधि को समझ गए, कुंदक खलिका संधि को समझ गए, धुराग्र संधि को समझ गए। अब हम समझते हैं अचल संधि की बात। अचल संधि हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियां को अचल संधि कहते हैं। ऐसी संधि को क्या कहा जाता है? अचल संधि कहता है, जो हिल नहीं सकती। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपर ऊपर जबड़े ये कपाल के मध्य अचल संधि होती है। अचल संधि होती कहाँ पे है? जो ऊपर जबड़े ये कपाल के मध्य अचल संधि होती है और यह फिक्स होती है। इसके बारे में आपको हम और बताते हैं। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं दोस्तों। कह रहे हैं जैसे आप किसी गुड़िया को बनाते हैं, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उस पर अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने हिसाब से ढालेंगे। उसी प्रकार से जो आदमी का शरीर होता है वह भी कंकाल होता है। पहले कंकाल का निर्माण होता है, कंकाल के हिसाब से उस पर स्ट्रक्चर बनता जाता है, उसमें हड्डियों का विकास होता जाता है और वह संपूर्ण आदमी बन जाता है। तो आइए हम सब और कुछ समझते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर के विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृतियों के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र में हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों आकृतियों का पता चलता है। आगे बताते हैं आपको। कह रहे हैं जब आप एक्सरे कराते हैं तो उसमें जो हमारी हड्डियां होती हैं उनका पता चलता है कौन सी हड्डी कहाँ पे है। यह मानव का कंकाल है दोस्तों। इसी कंकाल पे, यही कंकाल है, इसी से मानव का निर्माण होता है। इसी पे ऊपर आपकी चमड़ी के परत लग जाती है, एक आदमी तैयार हो जाता है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर उसका इसी प्रकार से होता है। आइए हम और कुछ समझते हैं। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की अस्थियों की आकृतियों का पता चलता है। हमको एक्सरे से दोस्तों उसकी आकृति का पता चलता है कि हमारे शरीर की आकृति कैसी है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता करें। आप दोस्तों अपने हाथ का पैर के जो अस्थियां हैं इनके पता करिए, उसका अनुभव करके, टच करके, छू के। अपने घुटने और कोहनी
के अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से आगे बढ़ते हैं। एक्सरे चित्र से तुलना करें कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक्सरे दोस्तों आप एक्सरे कराते हैं इसी प्रकार से चित्र आता है। आप कहीं एक्सरे आपका जो है और उससे अपने हाथों को टच करिए कि जो एक्सरे में जहाँ पे जो हड्डी दिखाई गई है, जो अस्थियां दिखाई गई है, वहां पे कैसे मौजूद है, कैसे हैं, इस प्रकार से गिन के आप उसका नाम लिखिए। आगे करें अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्तर पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? चित्र 8.9 में यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता है? दोस्तों यह छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्पेल के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज और क्वेश्चन है, अगर ये एक ही अस्थि से बनी होती है तो क्या होता? आगे बताते हैं आपको हम। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों वक्ष की अस्थियां हैं, अस्थियों को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए। चित्र 8.10 में ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। जो हमारे दोस्तों पसलियां हैं उनको गिनने की बात किया जा रहा है कि आप सांस लीजिए, सांस लेने के बाद फिर आप रोके रहिए, देखिए कि जो अस्थियां आप गिन पा रहे हैं उन्हें गिनने का प्रयास करिए। ये हमारे पसलियां हैं जिसमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार रहता है। आगे करें, पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष के अस्थियों या मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। दोस्तों यह आपका जो मेरुदंड आपको बता देते हैं, जो ये पीठ के पीछे का भाग होता है, यह आपका मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। इस शंकु रूपी बक्से में पसली पिंजर कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम पसली पिंजर के नाम से जानते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं जो इन्हीं पसलियों के अंदर रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसके पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना क्या है? मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। किसने दोस्तों? मेरुदंड जो होता है वह क्या होते हैं? वह 33 कशेरुकाओं से बने होते हैं। आपको हम चित्र में दिखाते हैं। यह आपका मेरुदंड है और ये 33 कशेरुकाओं से बने हुए हैं। पसली पिंजर में वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ है। यह किससे जुड़ा होता है? यह पसली पिंजर से जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या होता? आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था। अगर ये दोस्तों एक ही ऊतक से बना होता फिर आपका मित्र नीचे झुक जाता। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाए। आगे कह रहे हैं, लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। दोस्तों अगर आप किसी दीवार पर जब धक्का लगाते हैं तो आपके पीठ के पीछे तो दो चीज दोनों तरफ उठा उठा दिखने लगता है। तो वह हड्डियां जो दिखती हैं उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम कंधे की अस्थियों के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कई होती हैं। यही आपकी कंधे की अस्थियां हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्र 8.13 को ध्यान से देखिए। यह श्रेणी अस्थियां हैं
इसके बारे में हम सब चर्चा करते हैं। ये संरचना शरीरीय अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती हैं। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं दोस्तों। यह कौन सा है? यह कूल्हे का वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। यह अमाशय के नीचे पाए जाने वाले जितने भी अंग होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। शरीरीय अस्थियां। हम सब खोपड़ी की बात करते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों की एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क के परिबद्ध करके आपकी सुरक्षा करती हैं। हमने अपने कंकाल की, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, यह आदमी का जो सर होता है उसकी डिजाइन दिया गया है। आपका जो सर का डिजाइन होता है किस प्रकार से होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह मानव की खोपड़ी है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं। हमने अस्थियों के बारे में चर्चा कर लिया, जो जोड़ होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लिया, लेकिन कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं, उनसे आपको हम बताते हैं। जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होती हैं उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपस्थ कहते हैं। कह रहे हैं जो हड्डियां इससे कठोर नहीं होती आप उसे बहुत आसानी से मोड़ सकते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उपास्थि के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं जैसे कान की हड्डियां हैं, कान की हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, इसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं, इसे हम उपास्थि के नाम से जानते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें, यह कान के ऊपरी भाग है, यह कर्णपरिलिका है। करें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कड़पाली इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं जितना कि हमारी कड़पलिका? कह रहे हैं जो कान का हमारा ऊपरी भाग है वो उतना ज्यादा लचीला नहीं होता जितना कि कान के हमारे जो कड़पलिका है यह लचीली होती है। क्यों? परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, यह कठोर भी नहीं होता और ज्यादा लचीला भी नहीं होता। ये उपस्थित है शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती हैं। शरीर की संधियों में भी दोस्तों क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि आपको हमने बताया कि जो कठोर नहीं होते जिसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं उसे हम उपास्थि के नाम से जानते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आप जवाब दीजिए। कहाँ पे हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? अगर आप साइंस के बारे में थोड़ा सा भी जान रहे होंगे तो आपका आंसर तुरंत पता हो जाएगा कि हाँ इसका, अगर सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, आप उसका जवाब कमेंट करिए। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपस्थियों से मिलकर बना है। हमारा जो शरीर होता है दोस्तों वह बहुत सारे अस्थियों से, बहुत सारे संधियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। यह दोस्तों बच्चों के लिए होमवर्क होता है, लेकिन आपको यह चीज नहीं कहना है, लेकिन इसके बारे में आप जानते रहिए। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जो विभिन्न प्रकार के गत करने में हमारी सहायता करते हैं। अस्थियों के इस प्रकार गत करने योग्य कौन बनाता है? जो हमारी अस्थियां होती हैं जो गत करती हैं उन्हें इस योग्य कौन बनाता है? कैसे वह यह गत कर जाती हैं? आइए इसका पता लगाएं। अपने अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाएं। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। आगे कह रहे हैं, अस्थियों की गति प्रदान करने की दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। अब आपको हम बताते हैं कौन कौन से। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। पेशी किसे कहेंगे दोस्तों? पेशी आप इसे कहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे यह चीज जो ऊपर का भाग होता है इसे हम पेशी के नाम से जानते हैं।
पेशी कहते हैं संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आते हैं। क्या दोस्तों, लंबाई के कमी के कारण यह आपकी पेशियां फूल जाती हैं, क्योंकि इन्हें जब पर्याप्त मात्रा में फैलने का जगह नहीं मिलेगा फिर ये ऊपर उठने लगती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः समान स्थिति में लाइए। आगे कह रहे हैं पेशियों का क्या क्या होता है। क्या क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इस प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अवस्था को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल को दूसरी पेशी शिथिल लंबाई से बढ़कर पतली हो जाते हैं अवस्था में लंबा हो जाती है अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गत करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि अपने पूर्व अवस्था में खिंचती है। कह रहे हैं जब आप कोई कार्य करते हैं, जब आप अपना हाथ फैलाते हैं, मोड़ते हैं, तो हमारी जो अस्थियां होती हैं वह सिकुड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। उसी की बात यहाँ पे कह रहे हैं। खिंच जाते हैं, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती। पेशी से दोस्तों आप खींच सकते हैं लेकिन इससे धक्का नहीं दे सकते। अतः एक अस्थि गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। दोस्तों चित्र किसमें 8.17 में आपको हम दिखाते हैं अभी। 8.17 यहाँ पे है, इसमें यह चित्र है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। क्या गत के लिए हमेशा अस्थियों या पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करें। कह रहे हैं कि जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां क्या सभी में पाई जाती हैं? क्या सभी बिना अस्थि के नहीं चल सकते हैं? जैसे केंचुआ हो गया, घोंगा हो गया, क्या इसमें भी अस्थियां पाई जाती हैं? आइए हम समझते हैं जंतुओं की चाल के बारे में। जंतु कैसे गति करते हैं, जंतु कैसे चाल चलते हैं। सबसे पहले हम सब समझे केंचुआ के बारे में। केंचुआ आपने देखा होगा। केंचुआ किसान का मित्र किसे कहा जाता है? किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। और एक चीज और किसान का मित्र कहा जाता है सांप को भी। हमने भी एक क्वेश्चन डाला था कि इसे किसान का मित्र कहा जाता था, तो बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा केंचुआ ऑप्शन नहीं दिए। उसमें कहें कि सांप गलत है, सांप नहीं हो सकता, क्योंकि सांप जो है सांप के काटने से किसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, इस सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है। आप एनसीईआरटी में यह लाइन लिखा गया, आप देख सकते हैं। क्यों कहा जाता है उसको आपको हम बता देते हैं। क्योंकि जो किसान की फसल होती है उसे खा के खराब कौन करता है? चूहा खराब करता है। और चूहा को कौन खाता है? सांप खाता है। इसलिए किसान का मित्र सांप कहा जाता है। तो केंचुआ भी ऐसा नहीं सिर्फ सांप ही है दोस्तों, केंचुआ को भी कहते हैं और सांप को भी कहते हैं। अब हम समझते हैं केंचुआ के बारे में। बगीचे में चलते समय एक केंचुआ का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोक फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी टुकड़े टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रखा गया है, जो दो सतहें रखी गई हैं, किस पे केंचुआ बहुत आसानी से चल सकता है। आगे हम समझते हैं। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुआ के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं। केंचुए के शरीर में क्या होता है दोस्तों? अस्थियां नहीं पाई जाती हैं और इनके शरीर की जो रचना होती है छल्ले नुमा होती है। परंतु इसमें पेशियां होती हैं, अस्थियां तो नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें पेशियां पाई जाती हैं जो इसके शरीर को घटने तथा बढ़ने में सहायता करती है। आपने देखा होगा केंचुआ चलता है तो जब दूरी की ओर गति करता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, फिर जब
छोड़ता है तो गति उसकी मतलब उसकी लंबाई जो है घटती बढ़ती रहती है। तो किसके कारण होता है? पेशियों के कारण होता है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर का पश्च भाग को भूमि से जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसलिए केंचुए की लंबाई बढ़ती घटती रहती है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूर तक आगे बढ़ता है। केंचुआ की इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसी आकृति होती है। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपज बनाता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। जो केंचुआ होता है दोस्तों, वह मिट्टी को चाल कर एकदम भुरभुरा कर देता है, जिससे वहां पैदावार बहुत अच्छी होती है। हमने यहाँ पे समझ लिया केंचुआ के बारे में। अब हम समझते हैं घोंघा के बारे में। घोंघा दोस्तों ज्यादातर लोग देखे ही होंगे, जो नहीं देखे होंगे उनको आपको हम बता देते हैं। जब बरसात के सीजन में पाया जाता है घोंघा, यह जहाँ पे पानी उन्हीं खेत में भरा जाता है, जहाँ पे मोड़ होता है, जहाँ पे नाली होती है, वहां पे घोंघा देखने को मिलता है। आपको हम बताते हैं अब घोंघे के बारे में। किसी बगीचे में एक मिनट किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसकी संरचना दोस्तों गोला सा होता है, ऐसे होता है, ऐसे चलता रहता है। बताते भी चित्र नीचे है। इसे कवच कहते हैं। यह घोंघे के बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना होता है। यह इसका बाह्य कंकाल तो है, लेकिन एक बना किसके होता है? यह अस्थियों का बना होता है, सॉरी अस्थियों का नहीं बना होता है। आप कहीं घोंघे में भी अस्थियां नहीं पाई जाती, केंचुआ में भी अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। एक कंकाल बना होता है, एक बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों, बहुत टाइट होता है, लेकिन यह अस्थियों का नहीं बना होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। कंकाल जो होता है वह घोंघे को चलने में सहायता नहीं करता कि वह घोंघे को चलने में सहायता करे, बल्कि उसके साथ वह रहता है। कोई चीज जैसे वह उसमें अपने आप को, उस कंकाल में घोंघा अपने आप को ढक लेता है, सुरक्षित रख लेता है। जब जैसे कोई उसे लगा कि कोई हमको पकड़ रहा है, कोई समस्या है, तो वो अपने आप को पूरा ढक के अपना ढक्कन बंद कर लेता है। आगे हम चित्र आपको दिखाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, घोंघे का यह चित्र है। कोई समस्या होने पर यह पूरा इसमें आ जाता है, लेकिन इसे चलता नहीं है। घोंघे को कांच की पट्टिका में रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों में अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने का ढंग का परीक्षण कीजिए। आप चेक करिए कि घोंघा किस प्रकार से चलता है। आगे के रहिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मसाल संरचना सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद है। जो मोटी संरचना बाहर निकलती है वही इसका क्या है दोस्तों? इसका पाद मतलब पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब ध्यान पूर्वक कांच की प्लेट को एक ओर थोड़ा सा झुकाइए। पाद पैर को लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघा की गति केंचुए की गति से तीव्र और धीमी है? आप सोचिए कि जो गति है घोंघा और केंचुए की गति धीमी है, तेजी से आप खुद से तुलना करना है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि किसकी गति तेज होती है किसकी कम, ऐसे नहीं। बस घोंघा के बारे में पूछेगा, बाहरी संरचना जो होती है वह किस काम में होता है, क्या उससे चलता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि यह पूछेगा। अब हम तिलचट्टा की बात करते हैं। किसी काकरोच तिलचट्टा का परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? इनमें 3 जोड़ी, कहने का मतलब 6 पैर होते हैं। किसमें? तिलचट्टा में।
जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों को परस्पर संधि द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। दोस्तों, यह तो हो गया तिलचट्टा की बात। तिलचट्टा की और हम विशेषता जानते हैं। वक्ष से दो जोड़े, इसके दो जोड़े पंख भी होते हैं। दो जोड़े मतलब कितना, 4 पंख होते हैं। अगर पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े बहुत से पतले होते हैं तो तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। हमने तिलचट्टा को समझ लिया। अब हम समझते हैं पक्षियों के बारे में। पक्षियां कैसे चलती हैं, कैसे उड़ती हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में भी तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ते पाते हैं क्योंकि उनके शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनके अस्थियों में वायु होता है। पक्षी दोस्तों इसे कहेंगे ना, पक्षी क्यों उड़ पाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके शरीर हल्का होता है और उनका जो अस्थियां होती हैं उसमें वायु रहती है। वायु रहने की वजह से वह उड़ पाते हैं। वायु प्रकोष्ठ, हाँ, वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद जो होता है, पैर जो होता है दोस्तों, अस्थियां चलने में बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रहने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं। अपने पक्षियों के बारे में समझ लिया, पक्षी कैसे उड़ते हैं। उनके ये चीज आप जानते हैं, उनके अस्थियों में क्या भरा होता है, वायु भरा होता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पक्षियों की अस्थियां होती है उसमें क्या होता है, तो आप समझते रहे उनके अस्थियों में वायु भरा होता है। अब हम समझते हैं मछली के बारे में। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए, उसका नुकीला भाग आगे की ओर और इसे धीरे धीरे धक्का दीजिए। क्या यह जल को आगे की ओर तेजी से जाती है। यह देखिए नाव का उदाहरण दिया गया है। अब नाव के उदाहरण से हम मछली को समझते हैं। जो मछली का संरचना होता है क्या इसी प्रकार से होता है, ऐसी मछली होती है। अभी आपको हम बताते हैं। अब नाव के दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए, यह चौड़ी ओर से जाल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं निकला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। जो इस प्रकार से जो मछलियां होती हैं, इनकी जो शरीर की आकृति को कैसे क्या कहते हैं, धारा रेखी कहलाते हैं। आगे समझते हैं। इसी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों का ढका होता है। कैसे दोस्तों, यह दृढ़ पेशियों से ढका होता है, ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग इसकी ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में हो जाती है। मछली चित्र 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इसे एक झटका सा लगता है, मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। देखिए मछली जो होती है उसमें छोटे छोटे से पंख टाइप लगे होते हैं। देखिए मछली को इस तरफ घूमना है, मछली अपना पिछला भाग इस तरफ का है, इस तरफ घूमना है इस तरफ की, इस तरफ घूमना है इस तरफ की, मतलब उसके विपरीत में वह अपने पिछले भाग को करती है तो फिर वह आगे जाती है। आगे हम और कुछ समझते हैं। मछली के शरीर पर और भी पख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पखों को तरह से के विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में
तैरने में सहायता करते हैं। गोताखोर जो होता है दोस्तों, जैसे मछलियां का पंख होता है उसी प्रकार से वो भी अपने पैर में पहरे रहते हैं और उसे पहन कर पैर नीचे जाते हैं। ऐसा करने से दोस्तों क्यों किया जाता है? क्योंकि वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी तैर सकें। अब हम समझते हैं कि सर्प कैसे चलते हैं। सर्प की बात करें, सर्प आप जानते हैं, सर्प के बारे में कुछ विशेषता आपको बता देते हैं। सर्प रेंग कर चलता है। सर्प के 2 दांत होते हैं जो नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपना भोजन निगल कर खाता है, चबा के नहीं खाता है। सर्प जो है किसी को भोजन को सीधा निगलता है, और जो दांत होते हैं उसका यूज वो करता है लोगों को जहर पहुंचाने के लिए। जब किसी को काटता है तो उसका जो दांत होता है खोखला होता है, जब किसी को काटता है तो उसमें पॉइजन भर जाता है, और जब किसी को डंक मारेगा तो जो पॉइजन होता है तो उसे शरीर में इंजेक्ट कर जाता है उस दांत के माध्यम से। दांत का काम सिर्फ लोगों का काटना होता है, ना कि भोजन को खाना। भोजन वह निगल के खाता है। आइए हम सांप समझते हैं इसे। क्या आपने सांप को फिसलते हुए, 1 मिनट, हाँ, फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? आप कहेंगे क्या सांप ऐसे सीधा जाता है? नहीं, सांप ऐसे ऐसे जाता है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां, मेरुदंड, पसलियों, ये त्वचा, वो भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। किसमें दोस्तों? अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। दोस्तों वलय में होता है लेकिन वह सीधा ऐसा नहीं जाता, वह ऐसे ऐसे घूम के जाता है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाले अस्थियों, पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली और बूझे के पिटारे में विभिन्न जंतुओं गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, कौन दोस्तों? अरस्तु ने अपनी पुस्तक गाइड, इसको याद कर लीजिए, गाइड ऑफ एनिमल्स में स्वयं, 1 मिनट, स्वयं अपने आपसे ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, अरस्तु की बुक है जो बहुत ही फेमस बुक है, उस बुक का नाम क्या है? गाइड ऑफ एनिमल्स। तो आगे बढ़ते हैं। उन जंतु के, देखिए यह एक प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। कुछ हम बेहतर जीवन के लिए योग के बारे में समझते हैं। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, परंतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को दोस्तों यह पहल भारत ने किया था। भारत के पहल पे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधा बैठते हैं, झुक कर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिसमें अस्थि मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाते हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है और जो अधिकतर बुजुर्ग लोग में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देख रेख में किया जाना चाहिए। यह योग के बारे में बताया कि योग करने से हमारा जीवन, हमारी अस्थियां मजबूत होती हैं और हमको एक ऊर्जा मिलती है, जिससे हम दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। कुछ शब्द के बारे में समझते हैं जो शब्द हमने इस क्लास में समझा था। जैसे मेरुदंड, कुंदक खलिका संधि, सूक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं के चाल, हिंज संधि, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रेणी अस्थियां, धुराग्र संधि, पसली पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल, धारा रेखे, इन सब के बारे में हमने आज चर्चा किया। अब हम सब कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके इसी टॉपिक से क्वेश्चन है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। सेकंड कथन है, पेशियों के जोड़े
एक साथ सिकुड़ने या फैलने से अस्थियां गति करती हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। ये फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुआ के श्वसन की बात करें, केचुआ पहला ऑप्शन है केचुआ नासिका ग्रंथियों द्वारा श्वसन करते हैं, केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, केचुआ मुख द्वारा श्वसन करते हैं, लास्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सब जानते हैं केचुआ जो श्वसन करता है वह त्वचा के द्वारा अपना श्वसन करता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। आप कहेंगे क्या यह सही है दोस्तों? घोंघे का जो कवच होता है इसका बाह्य कंकाल कहलाता है लेकिन यह बना किसका होता है? यह अस्थियों का नहीं बना होता। आगे कह रहे हैं एक मिनट दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, जो घोंघे का होता है बाह्य कंकाल, घोंघे का कवच बाह्य कंकाल कहलाता है परंतु ये अस्थियों का नहीं बना होता। यह सही है। सेकंड है घोंघों के पेशी पाद चलने में इसकी सहायता करते हैं। सेकंड है यह कवच घोंघे के वजन को संतुलन करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। आप जानते होंगे कवच से उसे चलने में सहायता नहीं मिलती है। ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो ऑप्शन इसमें किस में मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों यह क्लास हम यही समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। दोस्तों धन्यवाद।